हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने सारे वीडियोस पिछले देखे होंगे और काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमने वर्ब टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी सारी वोकैब सीखी थी। अब जो पहले सीखा था अब वो अप्लाई होगा एक और टॉपिक में। टॉपिक का नाम है एडवर्ब और विश्वास मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। एडवर्ब को लेकर यूजुअली मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको रटने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। अब सही तरीके से यूज़ करने का मतलब क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। एडवर्ब को लेकर वही कुछ भ्रांतियां हैं जिसे हम कहते हैं डाउट्स हैं या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो ये कि लोग सोचते हैं कि बस वर्ब को जो क्वालिफाई करते वो एडवर्ब, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली एडवर्ब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरी ग्रामर में ही नहीं है। विश्वास मानिए, आपने जो रटा, मैंने अक्सर देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे होते हैं या स्कूल के लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो रटने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब आर द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब। अच्छा, क्या बात इतनी होती है? नहीं सर, बात इससे बहुत आगे होती है। छोटी सी बात बताऊंगा, समझना, और ये बात समझ गए तो आप पहला स्टेप क्रॉस कर चुके हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। भाई बोर्ड पे भी लिखूंगा, डोंट वरी, सिर्फ समझना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुरंत आप इंग्लिश में बता दोगे सर आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू पोलाइटली और नाइसली। ओके, मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं या मैं बहुत खूबसूरती से डांस करता हूं। आप कुछ फर्क देख पा रहे हैं? कोई एक नया शब्द लग रहा है जिसको बहुत सारे टीचर्स ऐसे रटा देते हैं कि वो एल वाई लगा दो तो एडवर्ब हो जाता है। दिस माइट बी राइट एट सम एक्सटेंट बट नॉट ऑलवेज। तो भैया जो सीखने वाले हो ना, इसमें आपका एडजेक्टिव का रोल भी आएगा, वर्ब का भी रोल आएगा और ऑफ कोर्स एडवर्ब का तो आएगा ही आएगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक बातें हैं वो याद रखनी है। आपके पास वर्ब की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्ब की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो, डेफिनेशन को याद कर लेना या फिर कुछ भी सोच लेना वो एक अलग बात होती है, लेकिन समझ लेना और उसको यूज कर लेना वो बड़ी बात है। देखो, व्हेन इट कम्स टू अ लैंग्वेज you should be able to use them or use those words or expression in your daily life. If you are not able to do so, I assure you, you will never learn any language, be it English, Hindi, Gujarati, Marathi, Bodo, Santali, whatsoever. So पिछली भी क्लासेस हुई हैं और हमने रटा नहीं, हमने कॉन्सेप्ट समझी। यही बातें यही करूँगा। अब आपका समय नहीं बर्बाद करता, पहले डेफिनेशन पे आऊँगा, फिर धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा। पेन और पेपर साथ लेके बैठना। सबसे पहले तो एडवर्ब होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब आर द वर्ड्स which qualify a verb, an adjective or another adverbs. ओके, ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन होती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे तीन बातें लिखी। पहला मैंने बोला वर्ब, फिर मैंने बोला एडजेक्टिव और फिर मैंने बोला एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एडवर्ब्स हैं ये वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ये एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव्स के साथ साथ
ये खुद को भी क्वालिफाई करते हैं। बहुत मजा आने वाली है। आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। सावित्री dances, पहला सेंटेंस। सावित्री is a beautiful dancer. Savitri dances ब्यूटीफुली। अब भैया जो बातें बताऊंगा ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक बहुत शानदार चीज सीखने वाले हो। और ये चीज समझ में आ गई। देखो, मैंने यूजुअली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में देखा है कि चीजें रट लेते हैं, क्योंकि 11th 12th हाई स्कूल 9th में भी उन्हें चीजें रटाई गई होती हैं और वो आदत उनके साथ रहती भी है। लेकिन मेरी क्लास में रटना नहीं है, ये बात तो हमारा नारा है। चलिए समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। तो आपको ये बात पता है कि भाई सावित्री एक नाम है तो ये नाउन होगा और इसे मैं अपना सब्जेक्ट भी कह सकता हूँ, है ना? और सावित्री क्या करती है? तो आपको मैं बताया कि भैया सावित्री डांस करती है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझना, ये बात को भी बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। सावित्री नाउन है, सावित्री सिंगुलर है, ओके। और जब सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, ओके। अब एक बात समझिए, आपको मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, और मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया ये जो ए है वो नाउन के लिए आता है। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको ये बात बताई थी कि आर्टिकल जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होते हैं। नहीं देखा तो जाके पिछला सेशन जाके देखो, आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, अब एक बात दूसरी निकल के आती है, वो है आपका ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, और अगला सेंटेंस देखो, ब्यूटीफुली लिखा है। हर चीज जोड़ूंगा, समझना भी। फिर आए सावित्री, सावित्री एक नाउन है। डांसेस, डांसेस क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। वर्ब में मैंने आपको बात बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में आपका फिजिकल वर्ब होता है और मेंटल वर्ब होता है। यहां तक बातें हमने समझी थी, ठीक है। अब ये आया ब्यूटीफुली। अब ये क्या बोला है? अब देखो, जिसने भी मुझसे वोकैबुलरी सीखी है उसको एक बात पता होगी, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस होगा। ये बात बहुत अच्छी है, दिमाग में उठा के रखना, क्योंकि अब इन्हीं से बातों को मैं जोड़ूंगा। तो देखिए सर, आपको जब सिखाने के लेवल पे काम किया तो हम सब ने एक बात जाना एडजेक्टिव के बारे में, कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये बात हमने जानी थी, ये सबको याद है? अच्छा, थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपका एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोगों ने बोला था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुछ याद आ रहा है? पिछले सेशन में हर चीज बता रहा हूं। देखो भाई, इंग्लिश सीखनी है ना तो रिलेट करके सीखो, जोड़ते हुए सीखोगे मजा आएगी, जोड़ते हुए नहीं सीखोगे तो रटते रहोगे और फिर देखते रहना एग्जाम। दूसरा, आपके पास अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो आप ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हो? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। कुछ याद आया? ठीक है सर। बस अगर ये बात समझ आ गई तो देखिए चीजें कितनी आसान होती है। तो सावित्री इज द ब्यूटीफुल डांसर, यहां मुझे एक बात समझ आई कि भैया डांसर के बारे में है। और एडजेक्टिव को लेके एक बात और याद रखिएगा हमेशा, कि जब भी आपको एडजेक्टिव्स पहचानने हो आप सिर्फ क्वेश्चन करिए हाउ, मतलब वो चीज कैसी है। जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप कहते हो कैसा लड़का है, कैसे बात कर रहा है, कौन है, तो नाउन हो जाता है, लेकिन कैसा है तो एडजेक्टिव हो जाता है। बात समझ आई? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, आपने डिनर किया तो आप तुरंत बोलते हो ना कि कैसा डिनर था? अच्छा था। कैसा डिनर था? खराब था। कैसा लड़का है? नाइस। कैसा दिखता है? हैंडसम। ये एडजेक्टिव पहचानने का तरीका है।
ओके, तो मुझे यहां से बात समझ आई। देखो पूरा करेक्ट करते जाओ, जितना काम बेसिक पे है सबसे बढ़िया। तो ब्यूटीफुल की जब बात करी तो ब्यूटीफुल किसके लिए आया? डांसर के लिए। मैं बात क्यों बता रहा हूं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया जो ब्यूटीफुल है वो सावित्री के लिए आया है, क्योंकि ब्यूटीफुल हमने सावित्री को बोला है। सर ये बात सही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बात तो जो एडजेक्टिव है बिल्कुल नाउन के लिए आएगा, जो कि उसके बगल में है। कौन सा? इस वाले पार्ट को देखो ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये प्रेडिकेटिव होता तो मैं ब्यूटीफुल डायरेक्टली सावित्री को कह देता। मैं मानता हूं कि सेंटेंस के हिसाब से ब्यूटीफुल जो है वो सावित्री के लिए आया है, लेकिन पहले तो डांसर के लिए आया है ना। तो भाई जो चीज पहले हो रही है उस पर ध्यान दोगे कि बस कहीं से भी चला दोगे? ओके, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, तो डांसर आपका नाउन है। यहां तक तो किसी को डाउट है नहीं। लेकिन ये ब्यूटीफुल क्या भला है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सावित्री नाउन है, डांसेस मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, ये जो ब्यूटीफुली वर्ड लगा ये किसी एक्शन के लिए लगा या नाउन के लिए लगा? जोड़ के देखो। यहां मैंने बात करी नाउन के लिए, जो ब्यूटीफुल आया था भैया ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन जब मैंने सावित्री की बात करी, सावित्री डांसेस ब्यूटीफुली, तो आप मुझे बताओ सावित्री ब्यूटीफुली हो सकता है क्या? बताइए, क्या ये हो सकता है? नहीं ना। आप नोटिस करें तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये डांसेस के लिए आया है। और एक बात यहां से सीधी सीधी सीखिए कि अगर आपके पास वर्ब है उसके बाद आपको एडवर्ब देखना पड़ेगा, या इसको ऐसे बोले कि ये आपका मेन वर्ब। ओके, क्योंकि एडवर्ब पहचानने के लिए आपको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मेन वर्ब की। मतलब एक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार से किसी काम को किया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्शन किस तरीके से या किस प्रकार से किया जा रहा है, ये जानने के लिए हम लोग एडवर्ब को यूज करते हैं। क्योंकि यहां पे हमने एक्शन की बात नहीं करी थी और आप कर भी नहीं पाएंगे। आप करिए, सावित्री इज अ ब्यूटीफुली डांसर। अजीब नहीं लग रहा सुनने में? नॉनसेंस हो गया ना। अच्छा, मान लो मैं आपसे कह देता हूं यू आर ब्यूटीफुली, हैं ये क्या था? यू आर ब्यूटीफुली, यू आर पोलाइट, यू आर पोलाइटली, कोई सेंस है इसका? नहीं ना, नॉनसेंस हो गया। यही बात समझनी है। तो भैया यहां पे ये जो ब्यूटीफुली बना ये क्या बना? ये बना आपका एडवर्ब। डोंट वरी, अभी और भी एग्जांपल्स दूंगा। यहां तक बात समझ आई? जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं। एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। पहली बात हमने ये जाना कि 3 सेंटेंस थे। पहला था सावित्री डांसेस, मतलब सावित्री ने एक एक्शन किया। भैया मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो मैंने सीधे सीधे लगाया एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात कर रहे हैं। सावित्री इज अ ब्यूटीफुल डांसर, ठीक है भैया, तो सावित्री हुई इज अ ब्यूटीफुल डांसर। तो जो ब्यूटीफुल है वो डांसर के लिए आया था, वो अलग बात है कि ब्यूटीफुल सावित्री ही है। ठीक है, हमें पता चला कि ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये नाउन के लिए लगा है। यहां तक बात क्लियर है? आगे आओ। फिर लिखा है सावित्री डांसेस ब्यूटीफुली। अच्छा जी, तो जब सावित्री डांसेस ब्यूटीफुली तो हमने समझा कि जो ब्यूटीफुली आया ये एक्चुअली एक्शन के लिए आया, और जब ये एक्शन के लिए आया तो ये एडवर्ब बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक बात सीखी कि जब भी एडजेक्टिव को जानना हो तो एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। किस तरीके से आता है हमने देखा, और इसके भी 2 तरीके समझे कि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और सिर्फ एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एक एग्जांपल अगर दे दूं तो यू आर स्मार्ट, मैंने ये नहीं बोला यू आर अ स्मार्ट बॉय। अगर मैं आप स्मार्ट बॉय बोल देता तो भैया जो स्मार्ट था सीधे सीधे बॉय के लिए आया, तो वहां पे जो स्मार्ट बनता वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता। और मैंने सिर्फ बोला यू आर स्मार्ट, तो ऐसे केस में वो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और यही बात यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्यूटीफुली था ये डांसेस के लिए आया है, ना कि सावित्री के लिए। और यहां से हमने अपना एक थोड़ा सा रूल बनाया, वो ये बनाया कि वर्ब प्लस एडवर्ब, मतलब जो क्वालिफाई करे। और कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब। इज दैट अंडरस्टूड? इसको अगर आप चाहें तो आप इसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने वर्ब से लेकर के आपको 2 बातें और बताई थी, वो भी मैं लिख देता हूं अगर याद हो। तो मैंने बोला था एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। इज दैट अंडरस्टूड?
एक काम करिए, टेक योर टाइम, इसे लिखिए, उसके बाद आपको कुछ और एग्जांपल समझाता हूँ। विश्वास मानिए आपको जिंदगी में डुआ भूलेगा नहीं इस सेशन के बाद, प्लीज। हो गया आपका? चलिए आगे आते हैं। देखिए अब मैं आपसे ना एक बहुत ही आसान चीज पूछने वाला हूँ, बहुत आसान, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। सर आप मुझे एक बात बताओ, सबके सब, कि गुड और वेल में क्या फर्क होता है? बहुत ही सिंपल सी बात पूछी मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे होगे सबके सब, मीनिंग बताओ क्या हो सकता है? बहुत आसान है, चलो समझाता हूं। देखो भाई फिर से समझो, ही इज अ गुड प्लेयर। बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है सर इतने छोटे छोटे सेंटेंस नहीं आते एग्जाम में, आप क्या सिखा रहे हो? भाई देखो मुझे भी पता है छोटे छोटे नहीं आते, लेकिन मेरा मानना है कि पहले छोटे छोटे से शुरुआत करो, वो जो कनेक्टिविटी बनती है ना वो आपको ऊपर उठाती है। तो ही इज अ गुड डांसर, समझिएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ही इज गुड, है ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ही इज गुड, ही इज नाइस। ओके, तो हमें बात पता है बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, कि भैया ये आर्टिकल है, ये नाउन है, तो ये जो गुड आया ये प्लेयर के लिए आया। तो मुझे एक बात पता चली कि ये जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। देखो भैया एडजेक्टिव नहीं होता, याद रखना, कभी भी ए और जे के बीच में डी आए तो डी को साइलेंट कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग एडजस्ट नहीं बोलते, एडजस्ट बोलते हैं। और इस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एडजेसेंट एंगल, तो उसे एडजेसेंट एंगल नहीं बोलते, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश में यही आपकी फ्लुएंसी मेंटेन करती है। तो इसलिए लंबे लंबे सेंटेंस ना याद करके आप शब्दों पे भी काम करना शुरू कर देंगे तो आपका लिए काम काफी आसान हो जाता है। खैर एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं और गुड और वेल में मैं आपको डिफरेंस और ज्यादा क्लियर करता हूं। MS धोनी played well। अब देखिए सर फिर से समझिए, हमने बात करी MS धोनी की, है ना। अब एक बात बताओ, ये जो वेल लगा है ये धोनी के लिए लगा है या प्लेड के लिए लगा है? बताइए, धोनी के लिए लगा है या प्लेड के लिए लगा है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत अभी देखो इसको ब्रेक डाउन करता हूं। तो MS धोनी ये तो नाउन हो गया क्योंकि नाम है किसी का। फिर ये मुझे पता चले कि भैया मेन वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग की जरूरत है नहीं मुझे। चाहूं तो मैं डिड भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ये जो वेल आया तो हमने समझा कि सर उसके खेलने की बात करी जा रही है कि उसने किस तरीके से खेला, ना कि MS धोनी कैसा है। ये फर्क समझ जाओ,
काम किस तरीके से हुआ, ये बात समझ गए तो भैया मजे ही मजे हैं, सबके मजे हैं। समझ आ गई? तो मुझे पता चला कि ये जो वेल है ये आपका एडवर्ब है। कितनी छोटी सी बात थी। देखो आसान शब्द था लेकिन तरीका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक काम करिए, जल्दी से इसे लिखिए, 30 सेकंड देता हूं, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। मैं कम से कम आपको 7-8 एग्जांपल और कराऊंगा। पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी आज। टाइप्स वगैरह धीरे धीरे होते रहेंगे, जल्दी नहीं है किसी को। ओके, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए आगे आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के लिए होगा। और जिसने बेसिक्स पे काम कर लिया उसका धन्य है, जिसने नहीं किया बर्बाद है। एग्जांपल्स, माय डॉग ran excitedly। पहला, my dog ran, okay, do you want a cup of tea? आप चाहो तो सम टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। तो आपने आंसर दे दिया, मान लो आपने आंसर दे दिया नो, आप आंसर यस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें से एडवर्ब्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले तो डॉग पहचानो, ब्रेक डाउन करो, तुरंत ब्रेक डाउन करो इनिशियल लेवल। तो जब डॉग पे बात करी तो पता चला डॉग तो एक जानवर का नाम है, तो नाउन हो गया। अब किसका कुत्ता? मेरा कुत्ता। तो ये जो वर्ड है वो डॉग के लिए आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, वही प्लेसमेंट देख लो ना, प्लेसमेंट क्या है थोड़ी देर पहले बताई। और वैसे भी माई, आर, हिज, हर, इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, डिटेल में एडजेक्टिव्स में बताऊंगा। चलिए फिर आया रैन। रैन पता चला कि ये मेन वर्ब है। और एक्साइटेडली, तो मुझे बस ये जानना है कि भैया ये जो एक्साइटेडली वर्ड आया, ये एक्साइटेडली किसके लिए आया? एक्साइटेडली जो वर्ड आया ये आपके कुत्ते के लिए आया या फिर रैन के लिए आया? तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा कि रैन के लिए आया था, इसके लिए नहीं आया। तो इसका मतलब मुझे समझ आया कि भैया कुत्ता किस तरीके से दौड़ रहा है, बड़ा एक्साइटेड होकर दौड़ रहा है। आपके घर में अगर कुत्ता होगा तो आपको पता होगा, बड़े ही एक्साइटेड होकर के आता है, चाटने वाटने लगता है, प्यार होता है, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। अगला देखिए, आपको पता है डॉग नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब हो जाएगा। आगे कोई जरूरत है नहीं, भाई मेरा कुत्ता भागा। आगे आओ, अब यहां पे समझो, डू हेल्पिंग वर्ब, पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है ना? ठीक है, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वांट आया, मेन वर्ब हो गया। अ कप ऑफ टी, भैया कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में बोल दो कि भैया मैं कप ऑफ टी की बात करूं या सम टी की बात करूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तोड़ोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अ कप ऑफ टी तो मतलब ये आर्टिकल, ये नाउन, प्रेपोजिशन नाउन, ठीक है। अदरवाइज सम टी, सम में एडजेक्टिव और टी
नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेज में लेना है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैटर किया आंसर, आपने आंसर दिया यस और नो। कहोगे यस और नो ये क्या हो सकता है, दिमाग दौड़ाओ, समझो। छोटी सी बात फिर से दोहराता हूं, आपसे पूछा गया क्या आप कॉफी चाय लेंगे, आपने कहा नहीं लेंगे। अगर आप देखें, ध्यान से समझें, तो यहां पे नो और यस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि यस और नो कह के पूरी की पूरी बात कही जा सकती है। आपने पूछा घूमने चलोगे, तो डू यू नीड टू से नो आई विल नॉट गो, आप सिंपली कह सकते हो ना नो। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड अपने आप में पूरा सेंटेंस कह रहा है ना, या पूरा इवेंट बता रहा है। तो यस और नो अपने आप में पूरा सेंटेंस है। तो अब एक बात समझिए सर, मतलब तो सेंटेंस कह लो, सेंस कह लो, ये यस और नो आपने दिया किसके लिए, वांट के लिए ना। तो मतलब यहां पे यस और नो की अगर बात करी जाए तो ये आपका एडवर्ब का काम करेंगे, क्योंकि अगेन चाहने पे कोई चीज थी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो आई डोंट वांट, और आप ऐसे भी कह सकते हैं यस आई वांट, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी पूरी बात रख सकते हैं और ऐसे भी बात रख सकते हैं। और यस और नो आप कह रहे हो तो इसका मतलब भैया आपने वांट के लिए कहा था, तो वांट वाला ही पार्ट था, तो यहाँ पे ये लोग एडवर्ब का काम कर देंगे। देखा चीजें कितनी आसान होती है, समझने की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझने की जरूरत होती है। ओके, वैसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, हो सकता है ये नो आपका एडजेक्टिव बन जाए आगे जाके। कैसे बताता हूँ, एक काम करो जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। हो गया, चलिए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, देखते हैं कि और कैसे कैसे काम करता है। मैं आपको नो वाली बात समझा रहा था और यहीं से मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, इस ज्ञान को ले लेना, बहुत काम आएगा। आप सब ये सेंटेंस बोलते होगे, आई हैव नो आइडिया। सबने ये सेंटेंस बोला होगा, मतलब चाहे जितनी घटिया इंग्लिश हो आपकी, लेकिन हमने सेंटेंस जरूर बोला होगा। सर जी देखिए इस बात को, आपको ये पता है कि ये तो प्रोनाउन है, इसके साथ आपकी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल लगेगी, ये भी जानते हो, ठीक है। सर ये जो आइडिया है, IDEA, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, IDEA, ये जो आइडिया है, सर एक बात बताओ, ये आइडिया नो से कुछ कर रहा है क्या, आप समझो। ये जो नो आया, क्या किसी वर्ब के लिए आया है, क्या किसी वर्ब के लिए आया है, नहीं ना। आइडिया क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, याद करो, आपको बताई थी बात मैंने, दो टाइप के नाउन होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है फेल्ट ओनली। फिजिकल में क्या आ जाएगा, जिसको हम टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और फेल्ट ओनली में क्या आता है, जिसे हम महसूस करते हैं, वट एवर वी फील, ऑब्जर्व। ओके, तो वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, तो भैया आप इसको क्या कह सकते हो कि आइडिया क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट
नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो भैया ये आपका क्या बन गया? आपने ध्यान दिया हो तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव। अब कुछ का दिमाग तुरंत खराब हो जाएगा, सर क्या पढ़ा रहे हो यार, मतलब एक तरफ कह रहे हो नो एडवर्ब होता है, दूसरी तरफ कह रहे हो नो एडजेक्टिव होता है। यही तो समझाना है आपको भैया। एडवर्ब जो है ना बड़ा धोखेबाज है अगर आपने इसको सही से प्यार नहीं किया। धोखेबाज कहने का मतलब क्या? धोखेबाज कहने का मतलब ये है कि भैया देखो यार, होता क्या है कि चीजें रटनी है तो वो तो हो नहीं पाएगा मेरी क्लास में। इंग्लिश में कोई भी वर्ड देख के ये नहीं बताया जा सकता कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वो वर्ड एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया हुआ है वो डिसाइड करेगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इंग्लिश में किसी वर्ड को देख के ये नहीं बोला जा सकता कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है ये बताएगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये बात अगर समझ आ गई तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ और सेंटेंस कराता हूँ बहुत अच्छे से। हो गया? चलिए अब जैसे डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, चीजों को थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा वर्ब को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है, फिर उसके बाद मैं एडजेक्टिव पे आऊंगा, फिर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है इस पे आऊंगा। आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखिएगा। दो सेंटेंस आपके लिए लिखे, एक सेंटेंस और है, आई विल सीरियसली कंसीडर योर problem. You have 3 sentences. Please take your time. I'm giving you 30 seconds and try to recognize adverbs. Please. So यहाँ पे आपका A होगा impatiently. Please take your time. दिख रहा है? देख लिया? चलो समझते हैं। देखो ज्ञान वर्षा हो जाए। देखिए सर, आपका ये मनीष है, नाउन है, आपको पता है ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात कर रहे हैं। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कम से कम इतना तो पता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेन वर्ब पे बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब ये जो लाउडली आया, पहचानने की कोशिश करो, ये जो लाउडली है ये मनीष के लिए आया है या सिंग्स के लिए आया है? आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा। वह गाना कैसे गाता है या मनीष कैसा है, क्या आंसर मिल रहा है? तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि भैया मैं सिंग्स पे बात कर रहा हूं, और अगर मैं सिंग्स पे बात कर रहा हूं तो ये जो लाउडली है, ये लाउडली मेरा एडवर्ब बनने का काम करेगा। इसका मतलब लाउडली मेरा मनीष के लिए तो नहीं आया। इन द शार, शार क्या है? देखो शावर नहीं बोलते, इन द शार बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है नहाते समय। आगे आते हैं। फिर आया माई डॉग, आपको पता है कि ये नाउन है ना? क्या है? नाउन है। और ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है? बताया था ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। फिर आया देखिए वेट्स, आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात कर रहा हूं और मैंने क्या बात करी? मेन वर्ब पे बात करी। ठीक है।
फिर क्या है इम्पेशेंटली। तो भैया जो इम्पेशेंट, देखो मैंने ये नहीं बोला माई डॉग इज इम्पेशेंट। अगर मैं ये बोलता माई डॉग इज इम्पेशेंट तो मतलब हो जाता है कि मेरा जो कुत्ता है वो इम्पेशेंट है, तो कोई इशू था ही नहीं उस पर। आपका इम्पेशेंट था वो एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि वो कुत्ता कैसा है इस पे बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमने बात करी इम्पेशेंटली, ये भैया वेट्स के लिए आया। किसके लिए आया? वेट्स के लिए। और जब ये बात वेट्स के लिए आई तो हमें समझ में आ गई कि ये वाला पार्ट क्या है, आपका एडवर्ब है। आप समझ रहे हैं कितनी आसान होती हैं चीजें। बच्चा रटता है, एल वाई लगा दो, ये कर दो, जय माता दी कर दो, अरे ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ 1 घंटा भी अच्छे से दे दो ना तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। अरे यार देखो एक सिंपल सी बात समझो आप, पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे आती है ना उसमें मैक्स टू मैक्स 300 कॉन्सेप्ट्स है। मैं मैक्स टू मैक्स बात कर रहा हूं, हर टॉपिक को डिटेल में जानने की बात कर रहा हूं, 300 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप एक कॉन्सेप्ट भी दिन का सीखेंगे और आपने अगले साल के लिए कोई एग्जाम टारगेट किया तो 1 साल में आपकी इंग्लिश मास्टर लेवल पे हो जाएगी। अगर आप 2 सीखेंगे तो आधे साल में, और अगर आप 5 सीखेंगे तो आपकी मैथ इतनी अच्छी है, और आप 10 सीखेंगे तो ये काम 1 महीने में भी हो जाएगा। और एक क्लास में 5-7 कॉन्सेप्ट तो हो ही जाती हैं। तो मतलब अगर आप रेगुलरली क्लास ले रहे हो तो 2 से 3 महीने में आप चीजें बहुत अच्छी कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि बच्चा, स्पेशली मैं अपने बांदा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला पढ़ाने का बांदा में कुछ समय पर, मैं देख रहा हूँ हर बच्चा कहता है मुझे आती ही नहीं है। ये मैं मान सकता हूँ आती नहीं, काम करोगे तो आ जाएगा ना। एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और वो नहीं करना है, तरीका समझो। और ये नॉट ओनली इन इंग्लिश, इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटी, इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, व्हाटसोएवर, believe me, if you understand the concepts very well you will never face problem. But if you just want to mug up the facts or you just want to mug up the concept, you will never be able to crack any particular exam I can write on paper. Okay, so make sure you are giving enough time. See, a child takes 9 months to born, है ना, 9 महीने लगते हैं, दाल चावल बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो समय तो देना पड़ेगा, है ना। आप भगा नहीं सकते। 7 महीने में बच्चा हो जाएगा तो भी खराब, और 11 महीने में होगा तो भी, दोनों को दिक्कत। हर चीज प्रोसेस से होकर गुजरती है। दाल चावल तेज आंच पे पका दोगे जल जाएंगे, और बहुत ज्यादा समय दोगे तो भी जल जाएंगे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। मतलब सही प्रोसेस से चीजें होनी चाहिए, सही प्रोसेस होती है तो समय भी सही पे हो जाता है, नहीं तो भागते रहो साल 1.5 साल दे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ गया होगा कि सर अभी तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। नहीं यार, मैं हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों पे बात कर लूंगा। आप इस पे देखिए, ये आपका प्रोनाउन है, ये विल क्या है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है। सीरियसली तो कुछ गड़बड़ है तो वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है ध्यान देना, है ना, चिंतन करना। अब आप कंसीडर पे है तो आपको पता है कि भैया ये इसी के हिसाब से लगा, तो ये मेन वर्ब हो गई। योर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आपको पता है कि प्रॉब्लम नाउन है, और योर क्या है, योर एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फिर से बोलिए कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव। बताया था ना, माई, हिज, आर, इट्स, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या बला है, सीरियसली क्या बला है भैया बताओ। आप फिर से ध्यान दीजिए, ये सीरियसली क्या आई के लिए आया है या ये सीरियसली कंसीडर के लिए आया है, समझने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ा सा भी ध्यान देने की कोशिश करें, तो ये जो सीरियसली है आई के लिए तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मुझे आंसर हाउ पे नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, बताओ, हाउ पे मिल रहा है क्या, नहीं ना। तो क्या बात आ गई कि भैया ये जो सीरियसली है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि सीरियसली जो आया है वो कंसीडर के लिए आया है। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का। देखो डाउट लेके मत जाना मेरी क्लास में, इतना डिटेल में लेकर के जा रहा हूं, इसका मतलब बहुत ज्यादा काम कराऊंगा। और अभी डोंट वरी, इतना ही नहीं है, कुछ एग्जांपल्स और भी कराता हूं। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आज के वीडियो में, और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में भी, ठीक है। टेक योर टाइम, लिखिए, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं।
Dispensation. हो गया आपका? बताइए। चलिए, ये वाली बात हो गई। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद हमें वोकैबुलरी भी करनी है, तो लास्ट में वोकैबुलरी करेंगे, और जो थोड़ी बहुत अभी बेसिक्स रह जाएंगे डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उनको। तो देखिए सर, अब बात होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब की। किसकी? अब बात होगी एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स की। चलिए इनको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। शिवानी इज रियली स्मार्ट। व्हाट? शिवानी इज रियली स्मार्ट। आगे आते हैं, द गर्ल इज quite pretty. You have two sentences. Please try to find adverb here. You have two sentences. First is Shivani is really smart. Second one, the girl is quite pretty. Quite नहीं है, कुछ लोग इसे QUIT लिख देते हैं. Please try to find adverb here. अब देखो बच्चे को कहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो वर्ड देखता है और सिखाया जो जाता है वैसे चीजें चली जाती हैं, बट ऐसे थोड़ा होता है। चलो समझते हैं इसको भी। शिवानी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा एक बात याद करो, थोड़ी देर पहले सिखाया था यू आर स्मार्ट, यू आर अ स्मार्ट बॉय, स्टार्टिंग में बोला था। चलो एक बात समझ आई कि ये जो स्मार्ट है तो ये शिवानी के लिए आया है। तो आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपसे बताया था प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, कुछ याद आया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जहां पे नाउन ना हो उसके बाद, ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गई कि स्मार्ट है, बट ये रियली क्या बोला है? रियली क्या बोला है? देखो वैसे अगर टाइप में जाओगे तो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जोर देना किसी पे। देखिए एक बात फिर से समझिएगा, अगर आप दो एडजेक्टिव्स को एक साथ जोड़ना चाहते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप दो एडजेक्टिव्स को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लो आप बोल दो, एक सेंटेंस देता हूँ, my brother is smart and इंटेलिजेंट। आप समझिए, बिल्कुल समझिएगा, यहां पे ये जो आंसर आया स्मार्ट और इंटेलिजेंट, ये किसके लिए आया? आपको ही पता है कि ये तो नाउन है, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउ का आंसर दे रहे हैं। चीजें जोड़ते जाना, समझ में आ जाएगी। हाउ का आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस करी कि जब मैंने दो एडजेक्टिव्स को लगाया तो यहाँ पे एक कंजंक्शन है। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी दो नाउन एक साथ नहीं आते, दो एडजेक्टिव्स एक साथ नहीं आते। याद रखिएगा, आपको अगर इन्हें यूज करना है तो आपको कंजंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। कंजंक्शंस क्या होते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बता देता हूं, जैसे एंड, और, नॉर, ये आपके कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये सब लिखना हो तो आपको वहां पे कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंड है ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। और आपको एक बात पता है कि दो लोगों को जोड़ने का या दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कंजंक्शन करते हैं। दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं वो भी क्या काम करते हैं? जो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं वो भी आपके कंजंक्शंस करते हैं। ये बात आप सबको पता है, नहीं पता तो जान गए।
तो मतलब यहाँ पे एक बात तो समझ आ गई कि स्मार्ट तो एडजेक्टिव है जो कि शिवानी के लिए आया था, लेकिन रियली एडजेक्टिव नहीं है। तो फिर रियली क्या हो सकता है, सोचो, रियली क्या हो सकता है? क्या ये किसी का नाम है? नहीं है, तो नाउन नहीं होगा। और जब नाउन नहीं होगा तो नाउन की जगह यूज नहीं होगा, तो प्रोनाउन भी नहीं है। अच्छा, क्या ये किसी टाइम को बता रहा है? नहीं सर, इज ऑलरेडी लगा है। क्या ये एक्शन को बता रहा है? नहीं सर, ये बात तो वो भी नहीं है। क्या ये एंड और नॉर में आ रहा है? वो भी नहीं है। क्या इन, एट, ऑन, ओवर पे आ रहा है? कहोगे नहीं, ये भी तो नहीं है। तो मतलब ना तो ये नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना ही ये एडजेक्टिव है क्योंकि कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा, ना ही प्रेपोजिशन है, ना ही कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो तो सडन मूड बताता है। तो फिर ये क्या बचा? सीधी सी बात पता चली कि भैया ये आपका एक एडवर्ब है, क्योंकि ये जो रियली है ये स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब तुम जोड़ दे रहे हो। एक होता है ना, आई केयर फॉर यू, आई रियली केयर फॉर यू, जोड़ दे दिया। तो इस तरीके से चीजें क्वालिफाई करती हैं। ये चीजें टाइप में और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, अभी सेंटेंस के थ्रू भी समझने की कोशिश करो। अगला सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। ये आपके लिए गर्ल, और गर्ल क्या रहा? ये नाउन है। आपको पता है कि आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। थोड़ी देर पहले भी बताया और पहले भी बताया है जब आर्टिकल पढ़ाया था। फिर आया आपका इज एंड क्वाइट प्रिटी। तो प्रिटी, गर्ल कैसी है? प्रिटी है। लोग तो बोलते हैं प्रेटी है। भैया प्रेटी नहीं होता, प्रिटी होता है। क्या होता है? प्रिटी। सो द गर्ल इज प्रिटी। तो भैया ये हो गए प्रिटी। जब ये प्रिटी हो गया तो प्रिटी में मुझे पता चल गया कि एडजेक्टिव है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताई, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो तो आप देखोगे कि भैया ये जो क्वाइट है ये भी आपका एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव एडवर्ब को कैसे, या एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने एडवर्ब वर्ब वाला पार्ट देख लिया और एडजेक्टिव वाला पार्ट भी देख लिया। एक एग्जांपल और देता हूं सो दैट इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज टेक योर टाइम, जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए आगे आते हैं, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग वोकैबुलरी में आएंगे। द बुक इज more interesting than the last one। अब देखो गड़बड़ कहाँ पे होती है, बच्चा कहाँ कंफ्यूज करता है। फिर जोड़ूंगा, कुछ याद करो, पार्टिसिपल्स पढ़ाए थे, कुछ चीजें पढ़ाई थी, है ना। देखिएगा सर, अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अच्छा काम करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगा क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाए, मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया, मैंने आपको वर्ब पढ़ाया। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आप एक काम कीजिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, देखता हूँ कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा। प्लीज लिख लिया। चलो अब हम लोग आते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी क्या भला है इसको भी देख लेते हैं आज के लिए। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी।
तो चलिए पहला वर्ड है आपका एबिस। क्या है? एबिस। एबिस मतलब क्या होता है? एबिस मतलब होता है आपका फर्क करना। फर्क करना कैसा फर्क करना? आप अच्छे हैं, आपका भाई खराब है, या वो अच्छा है, आप खराब हो। लड़का है, ये लड़की है, ये खाना टेस्टी है, ये नहीं है। ठीक है, तो फर्क करना किसी चीज में। फर्क मतलब ये नेगेटिव मीनिंग है, ये बात भी समझ आती है। ठीक है, कंपेयर करना अलग बात हो सकती है, लेकिन किसी में फर्क करना थोड़ा नेगेटिव ही होता है। तो एबिस मतलब हो गया फर्क करना। इसका सिनोनिम्स की अगर बात करी जाए तो सिनोनिम में आ जाएगा एक आपका डिफरेंस। देखो डिफरेंस नंबर्स में भी होता है, t3 - 2, ये भी डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस क्वालिटीज में भी होता है कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट करता हूँ, मेरा दोस्त नहीं करता है, तो ये भी आपका डिफरेंस हो सकता है। ओके, डिफरेंस के बाद एक और होता है आपका सेपरेशन। अब ये सेपरेशन क्या है? सेपरेशन भैया देखो, जैसे दो लोग अलग हो जाए तो हम उसके लिए सेपरेशन यूज करते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, अलग हो गए, सेपरेशन। आज जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, ये दोनों के दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, इससे समझ में आता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सो डिफरेंस हो गया, सेपरेशन हो गया, आप और कह सकते हो तो हो गया कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, क्या हो गया आपका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट को यूज किया जाता है, एक तो आपने देखा होगा एडिटिंग ऐप में, है ना, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का एक और मतलब होता है जब किसी के विपरीत चले जाओ, तो वहां पे भी हम लोग कंट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है सर, तो एबिस को आई होप समझ में आ गया होगा एबिस क्या होता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पेंस। डिस्पेंसेशन और डिस्पेंस। डिस्पेंसेशन मतलब होता है आपका व्यवस्था। चलो याद दिलाता हूं, डिस्पेंसरी सुना है आपने? दवाएं वगैरह जहां से आती हैं, डिस्पेंसरी कहते नहीं, डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी चले जाओ वहां से ले लो। सो डिस्पेंसेशन मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था किस चीज की हो सकती है? किताबों की हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है, खाने की हो सकती है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज की व्यवस्था पे लिए आप डिस्पेंशन को वर्ड यूज कर सकते हैं। आज के समय पे जैसे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो जैसे इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम में क्या आ जाएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा? गवर्नेंस। और क्या हो सकता है? रिजीम। और क्या हो जाएगा? रूल। समझिएगा सर, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक इंस्टीट्यूशन से भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है तो मैं उसको भी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक और होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। समझो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है व्यवस्था के तौर पे बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा हो गया गवर्नेंस। एक सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके लिए गवर्नेंस यूज किया जाता है। और गवर्नेंस सिर्फ सरकार के लिए भी नहीं, कभी कभी बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनका पूरा का पूरा लाइक हायरार्की है, या जो उनके एम्प्लॉयज है वो कैसे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप गवर्नेंस वर्ड यूज कर सकते हो। रिजीम आपको पता है, नियम कानून को रिजीम बोलते हैं, रिजाइम भी कुछ लोग बोलते हैं, बट रिजीम सही है। एंड रूल्स तो सबको पता है। जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद में तो कुछ और वर्ड्स आपको कराता हूँ। चलिए लिख लिया, आगे आते हैं। अब बात करते हैं मेटल की। ये वो वाला मेटल नहीं है, सोने चांदी वाला मेटल, ये दूसरा वाला है। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, इसे देखते हैं। METTLE, मेटल। मेटल मतलब होता है उत्साह। लेकिन थोड़ा सा रुकिए और उसकी मीनिंग को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। उत्साह किस तरीके का? When you are determined to do something, मतलब अब ठान लिया मैं करके रहूंगा चाहे जो हो जाए, मैं इंडिया निकालूंगा, मैं SSC निकालूंगा, मैं बैंक निकालूंगा, एकदम पैसा, ये वाला जो जोश होता है, जहाँ एंथुजियाज्म होता है, उसके लिए आप यूज करते हो मेटल। ठीक है सर, बात समझ आ गई? हिम्मत भी है, ताकत भी है, लगे रहना है, काम करना है, इसलिए हम यूज करते हैं। मतलब ये समझ आता है कि खाना बनाने के लिए मेटल वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं।
सिनोनिम्स की बात करें तो करेज, करेज के बाद हो गया आपका फोर्टिट्यूड, इसके बाद आप स्पिरिट भी कह सकते हैं। एक होता है स्पिरिट, वो जो आजकल आप देख रहे होगे सैनिटाइजर में यूज करते हैं, तो वो आपका स्पिरिट हो जाता है। और एक और आप चाहें तो इसके लिए यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेशन। इनको भी थोड़ा समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा। करेज मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। मतलब आपको बाइक चाहिए अपने पापा से कहने के, लेकिन आप फेल हो गए थे, फिर भी आप कह रहे हो जाके करेज। एग्जाम की तैयारी करना, यूपीएससी निकालना है, करेज, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए करने के लिए। इसी तरीके से फोर्टिट्यूड होता है हिम्मत, ठीक है, इससे बिल्कुल सेम टू सेम इसको यूज किया जाता है। स्पिरिट को कैसे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस की, आपके 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 6वें अटेम्प्ट में निकले, तो आपको ये कहा जाएगा कि इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन योर स्पिरिट व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग यूपीएससी, बिकॉज यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन 4-5 टाइम्स, 4-5 ईयर्स लग गए आपको। तो उस जगह पे स्पिरिट को यूज किया जाता है, मतलब अपने उत्साह को बना करके रखना। तो थोड़ा सा स्पिरिट को भी जब यूज किया जाता है, मतलब आप बहुत ही बड़े स्तर पे चीजों को देखते हो, समझने की कोशिश करते हो। जैसे एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे आप देखते होंगे मोदी जी हैं, अब कितने लोग उन्हें गाली नहीं देते, कितने लोग कुछ नहीं कहते, बट द गाय नेवर रिस्पॉन्ड। तो मतलब बहुत मुश्किल से उन्होंने ये, बहुत सालों की तपस्या के बाद उन्होंने ये एटीट्यूड लाया होगा, मतलब स्पिरिट मेंटेन करी होगी। और वही बात हो गई डिटर्मिनेशन, मतलब ठान लिया है तो करना है, तो ये आपका मीनिंग है। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउंड। वैसे 1 घंटे में काफी कुछ करा देता हूँ, तुम लोगों को पढ़ने की बात है। चलिए, हाउंड, हाउंड मतलब क्या होता है सर? हाउंड मतलब होता है आपका तंग करना। लेकिन एक बात समझिएगा, कैसा वाला तंग करना? ये वाला तंग नहीं करना कि आपका भाई, आपने बाल घिस लिया, आपकी बहन है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ये वाला तंग करना नहीं होता। तंग करना मतलब हैरिश करना, परेशान कर देना, मेंटली और फिजिकली दोनों, इस लेवल पे, ठीक है। किसी को हैरेस करने का मतलब क्या? बुरी तरीके से परेशान करना, उसके लिए यूज किया जाता है आपका हाउंड। देखो भाई, जितनी मीनिंग बता रहा हूँ, मीनिंग जितने भी शब्द बता रहा हूँ, उनकी मीनिंग बता रहा हूँ, वो तो सब कर लेते हैं, कैसे यूज करना है मैं बार बार बोलता हूँ। हाउंड हो गया। चलिए, तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में बात करें तो हो गया आपका, एक तो हो गया पेस्टर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका ट्रबल, और एक हो गया आपका हैरी। ये थोड़ा नया होगा, तंग करने के लिए यूज किया जाता है हैरी। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जब बात करी जाती है पेस्टर की, ट्रबल मीन्स तो आपको पता है समस्या होता है। देखो, एक ट्रबल नाउन होता है जब हम बोलते हैं समस्या, एक और होता है स्टॉप ट्रबलिंग मी, तो वो आपका भी काम कर जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये पेस्टर है, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है। पेस्टर मतलब होता है पकाना। स्टॉप पेस्टरिंग मी, तंग करना बंद करो, पकाना बंद करो, कहते हैं ना पका मत यार। तो ऐसी जगह पे जब बात करी जाती है तो हम लोग पेस्टर को यूज करते हैं। बात समझ आ गई? हाउंड मतलब तंग करना, सिनोनिम पेस्टर, ट्रबल और हैगी। प्लीज टेक योर टाइम, जल्दी से लिखिए। चलिए आगे आते हैं। आज का लास्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड है आपका रेलीगेट। रेलीगेट मतलब होता है निष्कासित करना। क्या होता है? निष्कासित करना। निष्कासित करना मतलब होता है निकाल देना। कहां से निकाल देना? स्कूल से निकाल देना, कंपनी से निकाल देना। लेकिन क्या सिर्फ निकाल देना होता है? इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। इसके लिए अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो भैया, इसका एक तो मतलब हो जाता है डाउनग्रेड करना। डाउनग्रेड का मतलब होता है पद से नीचे कर देना किसी को, कि मान लो आप एक एसआई थे और फिर आपको डिमोट कर दिया गया, नीचे कर दिया गया, डाउनग्रेड। अच्छा, किसी को डाउनग्रेड फील भी कराया जाता है, मतलब मान लो आप बहुत अमीर हो, आपका एक
दोस्त भाई है वो नहीं है और आप उसको बुरा फील करो तो भी होता है डाउनग्रेड, तो उसको बोला जाता है स्टॉप डाउनग्रेडिंग हिम। अच्छा, एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए डिमोट, जो कि मैंने अभी भी बोला, मतलब प्रमोट का अपोजिट होता है डिमोट। अब देखो याद करो, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी जब मैं बता रहा था वोकैबुलरी कैसे करते हैं। सिनोनिम सिनोनिम भी करते जाओगे तो एक समय के बाद वर्ड जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे काम करती हैं चीजें। फिर हो गया आपका पुट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, और एक हो गया आपका मूव डाउन। ठीक है सर, तो ये आज के कुछ वर्ड्स थे, हमने सीखा, काफी कुछ सीखा। अभी एक क्वेश्चन दिया आपको, वो क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। और जो वोकैबुलरी देखी इस पे भी काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मजा आ रही होगी सीखने में, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप मुझे, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।